ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਲਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ जानना चाहता हूँ। मेरे पिताजी उड़ीसा में कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे जी। 1935 में जी। 1936 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ शुरू किया था जी। तो दो का यूनिट होना चाहिए, तो वो पहले बंगाल के पार्टी में ज्वाइन की और जब उनमें से दो हो गए तो उड़ीसा जाकर उन्होंने एक यूनिट शुरू की थी जी। तो हमने बचपन से देखा, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी हमारी बड़ी मुश्किल थी जी। पैसे वैसे कुछ थे ही नहीं और मेरे फादर ज़्यादातर जेल में रहते थे जी। उस ज़माने में और तो बड़ी मुश्किल थी। लेकिन हमारे यहाँ जो आलोचना का माहौल, जो डिस्कशन का एटमॉस्फेयर था, उससे हमें बड़ी सुविधा मिली क्योंकि वो कोरियन वॉर के बारे में बात करते थे, वो चर्चिल के बारे में बात करते थे जो हमारे शहर में और किसी को शायद मालूम भी नहीं था। तो वो बचपन से हमारा एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल एक एटमॉस्फेयर था, कम्युनिस्ट थे इसीलिए। और लेकिन लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इस डिफ़िकल्ट लाइफ में आपने अपने मुढ़ले जीवन में और कॉलेज लाइफ में कहाँ तक स्टडी की? कौन से स्कूल, कौन से टीचर, कौन सी बुक्स जो आपको अट्रैक्ट करती है? मैं तो क्योंकि हमारी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट थी, मैं तो सारी ज़िंदगी स्कॉलरशिप से पैसे पढ़ा जी। तो मुझे जब मैं 11 साल का था, 10.5, तो मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप मिली थी। उससे एक उस ज़माने में उनको कहते थे पब्लिक स्कूल डेली कॉलेज इंदौर, वहाँ पढ़ने के लिए मुझे सुविधा मिली थी। तो मैं वहाँ से सीनियर कैम्ब्रिज मैंने पास किया और फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और स्कॉलरशिप भी मिली। तो मेरे रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहते थे तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था एडमिशन। फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मुझे वो रोड स्कॉलरशिप मिला, मैं ऑक्सफोर्ड गया और फिर वहाँ से मैंने कैम्ब्रिज में कुछ दिन पढ़ाया, 5 साल पढ़ाया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मुझे ANU वापस आ गया। तो ये पूरे दौर में हमारे यहाँ MA में बड़े बड़े अच्छे टीचर्स थे, लाइक प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स का, प्रोफेसर चक्रवर्ती थे, उनकी डेथ हो गई। वो बहुत अच्छे वेरी लर्नेड टीचर्स थे। तो बहुत सारे हमारे टीचर्स उस ज़माने में ज़्यादातर लेफ्ट इंक्लाइंड हुआ करते थे तो उनसे हमें बहुत, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते थे, वो फिलॉसफी के बारे में बात करते थे, लाइफ के बारे में बात करते थे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे। तो उनसे हमें बहुत ये एडवांटेज। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ऐसा पैदा हो रहा है कि जब आप विदेश में पढ़ने गए, विदेश में पढ़ाने भी लगे, आज तो लोग विदेशों में भाग रहे हैं, आपको क्यों लगा कि इंडिया ही वापस जाना है? इसकी कोई खास वजह? हमारे मालूम नहीं, हमारे ज़माने में इंडिया में वापस आना तो जनरली सभी करते थे जी। हमने वैसे मैं तो बाहर जाने की नहीं सोच रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते थे कि हम बाहर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और फिर वापस आएंगे जी। तो मेरे दिमाग में कभी बाहर परमानेंटली रहने की बात कभी उठी ही नहीं जी।
जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ समय ऐसा आता है जैसे लगता है कि देश में कुछ बनेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू समाजवादी ख्यालों के आदमी थे। उसके बाद कैसे कैसे ये देश इस तरफ बढ़ गया कि फासिज्म का खतरा खड़ा हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, ये मैंने जो कहा अभी, फैशिज्म का खतरा सिर्फ हमारे देश में नहीं है जी, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है जी। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो फैशिज्म का खतरा जो अभी आ रहा है जी, वो एक कैपिटलिज्म में जो चेंज आया है उसका रिफ्लेक्शन है जी। क्योंकि आफ्टर वॉर जी, हमारे यहाँ तो आपने जैसे कहा बहुत बड़े होप्स थे, बड़ा एक कमिटमेंट था कि हमारा देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बड़ा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था, बहुत बढ़िया माहौल था। लेकिन आप अगर इंग्लैंड की बात देखें, आप अगर कैपिटलिस्ट कंट्रीज की बात देखें, वहाँ भी वेलफेयर स्टेट, यूरोप में वेलफेयर स्टेट शुरू हुआ। मैं जब इंग्लैंड गया था, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंग्लैंड 2%, बहुत ही कम, उनके इतिहास में इतना कम अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ था। तो वो कैपिटलिज्म उस ज़माने में एक वो वेलफेयर कैपिटलिज्म की जैसे कुछ की तरफ जा रहा था। तो कई लोगों ने, एक किताब आई थी हमारे, मैं जब स्टूडेंट था, हैज़ कैपिटलिज्म चेंज, बड़े बड़े दिग्गज लोग जैसे जॉन केनेथ गॉलब्रेथ, पॉल स्वीजी, शिगेतो सुरु, कई सारे मार्क्सिस्ट वगैरह, तो उन्होंने इसके बारे में आलोचना, डिस्कशन की थी और उनका ओवरऑल मेजॉरिटी ओपिनियन था कि हाँ, कैपिटलिज्म हैज़ चेंज। जी। केन्स भी वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से वो डर गए थे कि इंग्लैंड में बोल्शेविक रेवोल्यूशन ना हो जाए, तो इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करो। तो ये कैपिटलिज्म बदला हुआ था। जी। लेकिन देखिए, बात यह है कि कैपिटलिज्म के अंदर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। ये सिस्टम, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये सिस्टम एक ऐसा है कि इसके, जैसे मार्क्स ने कहा था, इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं। जी। तो आप वेलफेयर कैपिटलिज्म नहीं कर सकते हैं, दैट वुड बी ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। कैपिटलिज्म में बगैर अनएम्प्लॉयमेंट के आप इन्फ्लेशन हो जाएगा। जी। और बगैर अनएम्प्लॉयमेंट में बगैर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड यूनियन डिमांड करेंगे हायर वेजेस। जब वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस तो फिर कैपिटलिस्ट प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये चलता रहता है। तो ये जॉन रॉबिन्सन, जो एक केन्स के डिसाइपल थे, उन्होंने कहा था कि देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट आप पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि उसको पहुंचने से पहले एक इन्फ्लेशनरी बैरियर आ जाएगा। और सचमुच कैपिटलिज्म में 1960s के बाद, लेट 60s अर्ली 70s में बहुत ज़ोरों का इन्फ्लेशन हुआ। वेज राइजेस और फिर प्राइमरी कमोडिटी प्राइसेस राइजेस। जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, हम स्वतंत्र हुए तो हम चाहते थे कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे और वो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज है तो प्राइमरी कमोडिटीज़ के ऊपर डिमांड बढ़ा, तो प्राइमरी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े। तो एक बड़ा इन्फ्लेशन का माहौल शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन एक रिफ्लेक्शन था कि भाई आप कैपिटलिज्म को बदल नहीं सकते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, ये अपने आप, इसके इनर टेंडेंसीज हैं, टेंडेंसी से ही ये चलता है। आपने वो कारपेंट्री करके इसको कुछ ठीक कर दिया, वैसे नहीं होता है। तो इसीलिए जब कैपिटलिज्म में ये इन्फ्लेशन हुआ तो मार्गरेट थैचर आई, तब प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, तो उन्होंने 30 लाख अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में शुरू की थी। तो और सिमिलरली तब रोनाल्ड रेगन थे अमेरिका में। तो कैपिटलिज्म में वो केन्सियन पॉलिसीज, वो वेलफेयर कैपिटलिज्म, ये आइडियाज़ ख़त्म हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलफेयर कैपिटलिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो गई, नहीं, वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो लोगों ने रेजिस्ट किया इसीलिए। लेकिन वो आइडिया कि हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और इसी पे रहेंगे, वो आइडिया ख़त्म हो गया। वो आइडिया इसलिए था कि क्योंकि लेफ्ट ओरिएंटेड सरकारें थी, वो सरकारें ख़त्म हो गई
लेफ्ट ओरिएंट लोग कमजोर हो गए, तो एक ये भी कारण है। हाँ, लेकिन लेफ्ट ओरिएंटेड लोग क्यों कमजोर हो गए? जी क्योंकि उस जमाने में जो लेफ्ट थे, देखिए मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि कैपिटलिज्म में आप अगर कुछ बदलाव लाना चाहते जी। हैं तो उस बदलाव से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होते जी। हैं, तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा बदलाव लाना पड़ेगा। जी। तो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, जैसे कि कैपिटलिज्म को आप कैपिटलिज्म नहीं रख सकते, जी। वहाँ से सोशलिज्म की तरफ जाना बहुत एसेंशियल, इनेविटेबल, ज़रूरी हो जाता है। जी। अगर आप नहीं करेंगे, आप अगर बीच में उसको रखना चाहते हैं, उस प्रोसेस को आप ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप सोशलिज्म नहीं करेंगे, हम वेलफेयर कैपिटलिज्म में ही रहना चाहते हैं, तो आपका जो एजेंडा वो अनक्रेडिबल नहीं रहता है जी। उससे काम नहीं चलता। तो उस वक्त मार्गरेट थैचर की एजेंडा, वो जो लेफ्ट ओरिएंटेड पीपल थे, उन्होंने कहा जब इन्फ्लेशन आया, एक प्राइसेस एंड इनकम्स पॉलिसी जी। एग्रीमेंट, तो एक कोऑपरेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। जी। लेकिन वो कोऑपरेशन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर होता नहीं है, वो सिस्टम ही ऐसी है, सिस्टम इज वन ऑफ एंटेगनिज्म, तो उसमें होता नहीं है। तो इसीलिए जब मार्गरेट थैचर आए और मार्गरेट थैचर ने कहा कि भाई इन्फ्लेशन बंद करना है तो वर्कर्स को मारो, जी। तो वो ज़्यादा क्रेडिबल हुआ, पर्टिकुलरली विद मिडिल क्लास एंड द रिच, नेचुरली नॉट विद द वर्कर्स। तो इसीलिए लेफ्ट, उस वक्त जो लेफ्ट थिंकिंग था, दैट थिंकिंग लैक्ड क्रेडिबिलिटी। जैसे कहते हैं कि इंडिया में पूरी तरह से अभी पूंजीवाद विकसित भी नहीं हुआ। इस स्थिति में ये फासिस्ट क्या इसका बायो प्रोडक्ट है पूंजीवाद का, कि इसकी कोई और वजह है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो स्पेसिफिक फैशिज्म जी। है, हिंदुत्व, वो पार्टीशन, ये वो तो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लेकिन ये जो फैशिस्ट टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी तो हमारे देश में सीमित नहीं है, तो ग्लोबल टेंडेंसी है। ग्लोबल टेंडेंसी इसीलिए होता है कि वो हमेशा मोनोपोली कैपिटल फैशिज्म के पीछे खड़ा रहता है। जी। फैशिज्म है मोनोपोली कैपिटल और फैशिस्ट एलिमेंट्स में एक अलायंस। जी। फैशिस्ट स्टेट जब होता है, फैशिस्ट मूवमेंट जब बढ़ता है, और फैशिस्ट स्टेट जब बनता है, वो स्टेट मोनोपोली कैपिटल और फैशिस्ट एलिमेंट्स में एक अलायंस है। जैसे हमारे यहाँ हम कह सकते हैं एक हिंदुत्व कॉर्पोरेट अलायंस। जी। आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कैपिटलिज्म इतना बड़ा नहीं, लेकिन तभी हमारे यहाँ मोनोपोली कैपिटल तो बहुत ही पावरफुल है। हाँ। और और फैशिज्म का एक और सिम्टम है कि वो मोनोपोली कैपिटल के अंदर एक नए ग्रुप को लेता है, जैसे कि हिटलर ने वो ग्रुप वाई.जी. फार्बन वगैरह, वो पुराने मोनोपोली कैपिटल जो टेक्सटाइल वगैरह करते थे, उनसे ज़्यादा न्यू मोनोपोली कैपिटल जो कि प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज, आर्मामेंट्स, उसके साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। जापान में पहले तो ज़ाइबात्सु था जो कि और फिर बाद में एक वो शिंको ज़ाइबात्सु करके वो प्रोड्यूसर गुड्स, आर्मामेंट्स वगैरह के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे, जैसे निसान, तो उसके साथ वो मिलिट्री फैसिस्ट का ज़्यादा कनेक्शन था। हमारे यहाँ वो पुराने मोनोपोली कैपिटल तो हैं, लेकिन ये अंबानी और अडानी के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन, ये हमेशा फैशिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या फासिज्म के साथ लड़ने के लिए क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जो लोगों को लेने चाहिए, या प्रोग्रेसिव लोगों को, उसके बारे में आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, फैशिज्म के साथ लड़ने के लिए हमें यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 1930 में वही हुआ था और अभी भी वही है। लेकिन अब की बात थोड़ा उस वक्त से अलग है, क्योंकि उस वक्त वॉर, फैशिज्म ने जंग शुरू कर दी थी। लेकिन अभी तो लोकल वॉर हो सकते हैं, लेकिन कोई वर्ल्ड वॉर वगैरह तो नहीं होने वाला है। मैंने जैसे कहा कि वो अमेरिकन फैशिज्म इज गोइंग टू इंटरवीन थर्ड वर्ल्ड में, अभी वेनेजुएला को अटैक करने वाली है, लेकिन और हमारे यहाँ के जो फैशिज्म है उनके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन तब भी ये लोकल वॉर होगा, ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा।
तो इसीलिए हमें ये फैशिज्म से निकलने के लिए यूनाइटेड फ्रंट तो करनी चाहिए, लेकिन ये यूनाइटेड फ्रंट इस बेसिस पर हो कि हम न्यूलिबरलिज्म के माहौल से निकलना चाहते हैं जी। क्योंकि फैशिज्म इसीलिए अभी बढ़ रहा है क्योंकि इट्स ए क्राइसिस ऑफ न्यूलिबरलिज्म। जी। जो मैंने कहा कॉर्पोरेट हिंदुत्व अलायंस इसीलिए अलायंस होता है। कॉर्पोरेट्स इसीलिए बीजेपी को पैसे देते हैं कि वो डाइवर्ट अटेंशन करता है फ्रॉम द बेसिक क्लास इश्यूज। तो जब तक ये क्राइसिस रहेगा फैशिज्म रहेगा, क्योंकि ये क्राइसिस फैशिज्म के लिए सॉइल है, मिट्टी है। तो हमें इसीलिए फैशिज्म को अगर निकालना है, हमें फिर उसके न्यूलिबरलिज्म के आगे जाना है और उसके लिए कुछ इकोनॉमिक एजेंडा चाहिए। मैं तो कहूँगा बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट, लेकिन वो जब हम ऐसे करेंगे तो अमेरिकन फैशिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म वगैरह हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। या ये सोचना गलत है कि हम मोदी को निकाल देंगे और आराम से इंडिया का रूल होगा। नहीं, मोदी, इवन दो मोदी का अभी ट्रम्प के साथ वो चल रहा है, लेकिन कोई भी इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट मोदी के खिलाफ कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। जी। आप हमारे टीवी के लिए हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।